Let's proceed for the lecture. आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लर्न कर रहे हो, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस जितना पढ़ाएगा उससे रिलेटेड अगर कोई है तो आपको पूछना है तो उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ. अदरवाइज जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके आगे बढ़ेंगे. क्विकली अगर मैं रिवाइज करूं तो अभी तक क्या हुआ है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन आपने लर्न किया था. मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिटन एज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए. इस पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वी हैव डिस्कस्ड. इसके बाद हम लोगों ने देखा था फैराडेज लॉ माइनस डी फाइव बाई डी टी. आपस में लिंक है. अगर यहाँ से फाइव निकालोगे, फाइव टाइप का फंक्शन आएगा तो ये बनेगा. इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. इससे इंड्यूस्ड करंट आता है. वो सारी स्टोरीज भी देखी आपने इंड्यूस करंट और ईएमएफ निकालने के लिए. फिर आपने मोशनल ईएमएफ देखा. फिर रोटेशनल ईएमएफ देखा. उन केसेस में किस तरह से ईएमएफ निकालते हैं. तो वो सारे बेसिकली इसी के एप्लीकेशन थे, फ्लक्स से रिलेटेड थे. तो ब्रॉडर सेंस में ये दो पॉइंट थे. उसके बाद आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया. तो इसी फैराडे लॉ को इस तरह से लिखा गया. इंटीग्रेशन इन ए क्लोज्ड लूप एज ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी. ये फाई जो था मैग्नेटिक फील्ड का होता है और ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. तो हम लोगों ने देखा था कि जो फैराडे का लॉ है उसको इस तरह से भी लिखा जाता है. मैंने आपको एक बार बताया था मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस के बारे में. तो मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन में जिस तरह से एम्पियर्स लॉ यूज होता है, सिमिलरली ये फैराडेस लॉ भी यूज होता है. सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस. अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशंस को लिस्ट करेंगे. और उन्होंने बोला था कि हम एंटायर फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं 4 इक्वेशंस को यूज करके. उन 4 इक्वेशंस में एक एम्पियर्स लॉ वाली इक्वेशन थी और एक ये इक्वेशन थी फैराडेस लॉ वाली. अपार्ट फ्रॉम दीज टू, 2 इक्वेशंस जो थी वो गॉस लॉ वाली थी. एक गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का और एक गॉस लॉ मैग्नेटिज्म का. ये चारों इक्वेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों मिलकर के मैक्सवेल्स की इक्वेशन बनाती हैं. और मैक्सवेल ने उन इक्वेशंस, इन चारों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया. सॉल्व करके प्रूफ कर दिया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और वेव है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का वहां से बर्थ होता है. तो ये फाउंडेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए. एनीवे, तो यहाँ से आपने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लर्न किया. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है उससे डिफरेंट होती है, कई एंगल से डिफरेंट होती है. नॉन कंजर्वेटिव होती है ये. इसकी क्लोज लूप्स होते हैं जबकि उसके क्लोज लूप्स नहीं होते हैं. फील्ड लाइंस की बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग नहीं बता सकते हैं, डिफाइन नहीं कर पाते हैं बेसिकली. मोर ओवर, इस फील्ड का जो कॉज होता है वो चार्ज नहीं होता है बल्कि चेंजिंग करेंट्स होता है या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है. यहाँ तक हम लोग इसको हैंडल कर चुके हैं. इसके बाद आगे वाला जो पार्ट है वो इंडक्शन से रिलेटेड है या फिर इसको हम लोग इंडक्टर्स कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So next heading I can place it as inductor. और इंडक्टेंस, इंडक्शन, इस तरह से कई सारी हेडिंग दी जा सकती हैं. जैसे हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ये मिलते जुलते टर्म्स हैं. इंडक्टर डिवाइस को बोलेंगे, इंडक्शन प्रोसेस को बोलेंगे, इंडक्टेंस इंडक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे. जैसे कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं डिवाइस को, कैपेसिटेंस उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और कैपेसिटर में कंडक्शन जैसा कुछ रहता है लेकिन उतना एग्जैक्ट नहीं है. यहाँ पर हम लोग इंडक्शन भी यूज करते हैं ना. तो इंडक्टेंस या फिर इंडक्टर या इंडक्शन ये क्या होता है इसको समझते हैं.
जितना भी हमने पढ़ा अभी तक उसी का यूज है, उसी के बेसिस पे हम लोग उसको समझते हैं पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके फॉर्मुलेशन पे आएंगे। आपने एक दिन एक क्वेश्चन बोला था जब लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी पॉइंट को हम थोड़ा सा और लाइट पे लाते हैं। लेट्स से कि अपने पास एक कॉइल है और उस कॉइल पे करंट जा रहा है, ठीक है। इस करंट को आपने सप्लाई किया है बाय अप्लाइंग सम बैटरी और डूइंग समथिंग। तो अगर विजुलाइज करवाना हो तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ। कुछ ऐसा रहा होगा, आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की होगी और इस बैटरी से कनेक्ट करंट जाएगा और ये करंट यहाँ से वापस आ जाएगा। ये आपने बैटरी लगा रखी है। नाउ अगर ये बैटरी से करंट इस पे जा रहा है तो आप पाओगे कि इस लूप से एक फ्लक्स जा रहा होगा, फ्लक्स जा रहा होगा। और वो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से पता चलेगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अंदर की तरफ जाएगा। आप सेम करंट को रन कराएंगे, सेम फ्लक्स पास करेगा। लेकिन अगर आपने करंट चेंज किया, जैसे ही आपने करंट को चेंज किया, तो आप पाओगे कि इसकी ये करंट चेंज होने से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आप पाओगे कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और ये लूप है, और लूप से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे विल से कि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स एक दूसरा बैटरी क्रिएट हो जाएगा, विच फर्दर मीन्स कि एक दूसरा बैटरी आपको लग जाएगा यहाँ पर, या फिर एक दूसरा करंट रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी लूप में या सर्किट में हम कभी भी करंट को रन कराते हैं ना, तो सर्किट ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली एक कंडीशन क्रिएट करता है, जिस कंडीशन की वजह से उससे करंट को जो हमने चेंज किया है उस करंट के चेंज को अपोज करता है। अपोज क्यों किया? क्योंकि आपने देखा है कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस फ्लक्स उसको कम करने की कोशिश करेगा। करंट को अगर हम स्लो डाउन करेंगे, कम करेंगे, तो हमारा इस कॉज को चेंज करने के लिए फ्लक्स उसको सपोर्ट करेगा। तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर किसी भी सर्किट से हम करंट को रन कराते हैं और रनिंग करंट को चेंज करते हैं, तो सर्किट इनहेरेंटली उस चेंज का अपोज करता है। इसी अपोजिशन को या इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं, और इंडक्टेंस कह सकते हो। इसी को हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं या इंडक्शन कहते हैं। So induction is the property of a circuit by which it opposes any change in the circuit. इस काइंड ऑफ अगर आप इसको रिलेट करना चाहो कॉन्सेप्चुअली, तो ये इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट किया जा सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है और आप उसको मूव कराने की कोशिश करते हो तो जब मूव कराते हो या फिर उसके स्टेट को चेंज करते हो, तो वो चेंज का इनहेरेंट अपोजिशन होता है, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया। सिमिलरली किसी भी सर्किट में अगर आप कभी भी करंट को चेंज करोगे, सर्किट उस करंट के चेंज को अपोज करेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्शन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ शॉर्ट पे, आपको याद रह जाएगा। इफ करंट, ये मैंने लूप से समझाया है, और कोई भी सर्किट होगा तो वहाँ लूप डेफिनेटली बन रही होगी, क्योंकि करंट कंडक्टर पे चलता है और लूप पे चलता है। सो इफ करंट इन एनी सर्किट is changed, then the circuit opposes this change. This is known as, or this property is known as induction. This is known as induction. और इसको मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस। इट इज मेजर्ड in terms of inductance.
इंडक्टेंस के टर्म में मेजर करते हैं। जैसे इनर्शिया को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में मेजर करते हैं या फिर मास के टर्म में मेजर करते हैं, इसी तरह से इसको इंडक्टेंस के टर्म में मेजर करते हैं। सो अगर आप इसको प्रैक्टिकली रिलेट करो तो कोई भी सर्किट में कभी भी कोई भी करंट अगर आप चेंज करोगे तो सर्किट उस चेंज को अपोज करेगा। दैट मीन्स अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, अगर आप कम कर रहे हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जैसे आप अगर आपने करंट को बढ़ाया तो एक दूसरा करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? इंड्यूस्ड करंट, जो इसको कम करने की कोशिश करेगा। अगर आपने करंट को स्लो डाउन किया तो फिर इसको सपोर्ट करने के लिए एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। नाउ ये अगर उसी कॉइल में होता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर एक कॉइल का दूसरे कॉइल में इफेक्ट देख रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये जो इंडक्टेंस होता है वो दो तरह से होता है, सेल्फ इंडक्टेंस एज वेल एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडक्टेंस is categorized as two type. First is called self inductance और second type is called mutual inductance. ये जो फ्लक्स चेंज कराया है यहाँ पर हमने, ये फ्लक्स उसी कॉइल से चेंज हो रहा है जिस कॉइल पे करंट जा रही है। तो अगर उसी कॉइल की करंट उसी के फ्लक्स को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ, खुद की करंट की वजह से खुद से फ्लक्स चेंज हुआ। ऐसा भी हो सकता है तो एक दूसरा कॉइल हम यहाँ पे रखते हैं, उसकी करंट को चेंज करते हैं, तो उसकी करंट की वजह से इससे फ्लक्स जो जा रहा होता है वो भी चेंज कर सकते थे हम। तो उसकी वजह से इसके फ्लक्स को चेंज करना। सो अगर दो कॉइल्स होंगे और एक में फ्लक्स हम चेंज करते हैं, करंट चेंज करते हैं, दूसरे के फ्लक्स को चेंज कर रीड करते हैं, तो हम बोलते हैं दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोनों के हम लोग एग्जांपल भी डील करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल एल से इंडिकेट करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल एम से इंडिकेट करेंगे। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज एल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज एम। सेल्फ is when the current in the same coil changes the flux through the same coil. Mutual inductance is when the current in another coil changes the flux in different coil. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अच्छा, इसको एल और एम से तो इंडिकेट कर देंगे, फिर इसका यूनिट और इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं। तो अगर इसी को और डीप पर जाएंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग अभी इसको समझते हैं कि किस तरह से फ्लक्स चेंज होता है और उसके इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है। तो हम लोग पहले सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो लेट मी प्लेस अ हेडिंग एज अ सेल्फ इंडक्टेंस। एग्जाम में आपसे सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करवाता है और पूछता है कि बताइए कितना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जिस तरह से कैपेसिटेंस आपसे कैलकुलेट करवा सकता है एग्जैक्टली सेम फैशन पे। सो उसको हमको समझना है और उसको कैलकुलेट करने की एबिलिटीज को लर्न करनी है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है सेम कॉइल की करंट से सेम कॉइल का फ्लक्स चेंज होना। सो लेट से अपने पास एक कॉइल है, कॉइल कैसी भी हो सकती है ये, और इस कॉइल पर हम लोगों ने एक करंट आई को रन कराया। ओके, यू वांट लाइट लास्ट स्लाइड, ठीक है। अब इसको पहले कॉपी कर लो प्रॉपरली, फिर हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, नाउ लेट्स बैक टू दिस पॉइंट। नाउ अगर इस पे करंट चल रहा है और करंट चेंज हो रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। नाउ कितना फ्लक्स पास करेगा ये समझते हैं। जो भी फ्लक्स इससे पास होने वाला है, जो भी इससे फ्लक्स पास होने वाला है, क्या वो फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर हम प्रॉपरली लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं और लूजली ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से चलेगा। ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है इसके अंदर। अलग अलग पॉइंट पर अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? एरिया पर डिपेंड करेगा। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, और कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, क्योंकि अपने को पता है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए।
जो भी हो, अपने को एक और बात पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आने वाली, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, लोकेशन एंड ऑल दैट थिंग। साथ ही साथ वो करंट पे डिपेंड करती है। और हम लोगों ने जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला देखे हैं, सभी में ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीविंग एवरीथिंग एल्स। और जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीविंग अदर थिंग्स असाइड। अगर हम दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो क्या हम कुछ कंक्लूजन ऐसा बना सकते हैं कि जो भी फ्लक्स आएगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने वाला है। दैट मीन्स अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। करंट अगर हमारा चेंज कर रहा है तो फ्लक्स चेंज करेगा। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स फ्लक्स एंड करेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन अ कॉइल because of the current in that coil. I think that's making sense. That's not a big deal. और अगर ये सेंस आपको बना रहा है तो हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा सकते हैं। आई मीन कांस्टेंट सिंबल को हटा के कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ला सकते हैं। तो ये जो है ये क्रक्स पॉइंट है। जिस तरह से हम लोगों ने कैपेसिटर में देखा था Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एग्जैक्टली सेम फैशन में किसी भी कॉइल के लिए करंट और फ्लक्स इस तरह से लिंक होते हैं। और अगर सेल्फ में स्टोरी चल रही है तो इसका जो सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का, उसको हम लोग L यूज करते हैं। So self-inductance is basically a constant of proportionality when flux and current they are directly proportional to each other. So इसी L को हम बोलते हैं that is self-inductance. It is a constant of proportionality. So L is constant of proportionality. इसका मतलब हुआ सेल्फ इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है। सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है। सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड फ्लक्स। कई बार ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमने करंट डबल कर दिया तो सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे करंट के चेंज करने से सेल्फ इंडक्टेंस पे कोई चेंज नहीं होता, जस्ट लाइक कैपेसिटेंस। यू नो कि कैपेसिटेंस ज्योमेट्रीज वगैरह पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पर भी हम लोग और भी बात कर सकते हैं एल के बारे में, जैसे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो एल अगर इन पर डिपेंड नहीं करता तो किस पर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक कैपेसिटर इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कॉइल, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, डायमेंशंस ऑफ द कॉइल। तो हम इसको शॉर्ट में अगर लिखना था तो ऐसा लिख सकते हैं ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मीडियम किस मीडियम पे रखा गया उस मीडियम पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक कैपेसिटर एक अरेंजमेंट हुआ करता था, सिमिलरली इंडक्टेंस भी एक अरेंजमेंट है कॉइल का। उस कॉइल के अरेंजमेंट को हम लोग इंडक्टेंस से बताते हैं। और अगर कभी अपने को इंडक्टेंस निकालना होगा तो यहाँ से इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस आप फाई कैलकुलेट करेंगे और आई कैलकुलेट करेंगे, फाई बाई एल से हम लोग इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सी निकालने के लिए हम क्यू और वी का यूज किया करते थे। सो इसी तरह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। सो ये भी अपने लिए फॉर्मूला जैसा याद किया जा सकता है। याद बस ये रखना है कि फ्लक्स उसी कॉइल से होना चाहिए जिस कॉइल पे करंट जा रहा है, तभी इसको हम नाम सेल्फ दे रहे हैं, अदरवाइज इसका नाम म्यूचुअल दे देंगे। यहाँ से इसके बारे में बता सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एल एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मींस जस्ट लाइक कैपेसिटर एक स्केलर की तरह काम करता है। मोर ओवर इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं, व्हाट द यूनिट इट इज गोइंग टू हैव। इसका जो यूनिट आएगा फ्लक्स का यूनिट डिवाइड बाय करंट का। फ्लक्स को हम लोग वेबर में मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग वेबर पर एम्पियर बोल सकते हैं, डब्ल्यू बी फॉर वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। और इसको हम लोग हेनरी भी बोलते हैं, जनरली इसको हम लोग हेनरी बोलते हैं और एच से लिखते हैं। तो जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट हुआ करता था फैराड और एफ से लिखा करते थे, तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, उसको हम लोग एच से लिखते हैं।
that is about its unit and type of quantity it is, how to calculate, and how it is coming. It's a constant of proportionality. What it depends upon? It depends upon geometry, size, shape, and arrangement. So basically, this is an arrangement. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. सेल्फ इंडक्टेंस एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं. बस एक करंट कैरिंग कॉइल होगी, उसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं. कॉपी कर लीजिए. और अगर ये पॉइंट आपको समझ में आते हैं तो हम लोग इसका यूज करना सीखेंगे. तो सबसे पहले ये लर्न करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस. जनरली आपको एग्जाम में जो पूछेगा सिंपलीफिकेशन पूछेगा जिसका हम फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे करंट देकर, वहां से एल अपने को पता चल जाएगा. तो एग्जांपल पिक करते हैं जिसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे और आप देखोगे कि आपको आइडिया समझ में आ जाएगा. फिर सिमिलर टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली डील कर पाओगे. ये केवल एग्जांपल ही नहीं है बल्कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपने को रिजल्ट जैसा याद रखना है. आपसे ऐसा पूछेगा, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid. सोलेनॉइड के बारे में आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, उसकी लेंथ पता है, उसकी रेडियस पता है. ये सोलेनॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन है. फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. दैट्स ऑल. इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको बना करके दे देगा. तो हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड बनाएंगे और यहाँ पर उसकी लेंथ का हमको यूज पड़ सकती है. लॉन्ग का मतलब हुआ लेंथ इज मोर एज कम्पेयर टू द रेडियस. तो रेडियस को कंपेरिजन में लेंथ ज्यादा है इसलिए इसको लॉन्ग बोल सकते हैं. एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो किस तरह से इसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंचा जा सकता है. तो सपोर्ट के लिए हम इस तरह से लाइंस बना लेते हैं और सोलेनॉइड में करंट कैरिंग वायर होते हैं, कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है वो अपने को पता होता है. ये आपका सोलेनॉइड है. अब आप इस पे करंट रन कराओगे तो जब कभी किसी कॉइल या अरेंजमेंट का हमको सेल्फ इंडक्टेंस पता करना हो तो उसमें हम एक करंट को रन कराएंगे. सो लेट्स हमने आई करंट रन कराया तो ये करंट ऐसा चलेगा सभी ब्रांचेस से क्योंकि सभी एक ही वायर से मिलकर के बने हुए हैं. सो करंट यहाँ से अंदर जाएगी, अंदर से बाहर आएगी, फिर बाहर आएगी, फिर बाहर आएगी, इस तरह से चलेगी. तो बाहर वाला वर्जन अपने को दिख रहा है. ओके, अगर आपने निकाल लिया दैट्स गुड थिंग. तो यहाँ पर अपने को क्या पता है कि ये जो लेंथ है वो एल दी गई है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस अपने को आर दी गई है. तो आप देखोगे कि ये कॉइल है, क्या इससे खुद से कोई फ्लक्स पास कर रहा होगा. तो उसकी फील्ड लाइंस को पहले रिकॉल करेंगे. फील्ड लाइंस आप जानते हो इनसाइड में जो फील्ड लाइंस आती हैं वो यूनिफॉर्म होती है और इस तरह से होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी अपने को पता होती है. हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इट्स यूनिफॉर्म म्यू नॉट एन इनटू आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. फिर अपने को फ्लक्स निकालना है इसी कॉइल से. फ्लक्स निकालते हैं. सो फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड, फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड. इसी से फ्लक्स, इसी की करंट की वजह से हम लोग टोटल फ्लक्स निकालते हैं. टोटल फ्लक्स. सो आप देखोगे कि अगर हम एक लूप को कंसीडर करते हैं, सिंगल लूप, ये लूप है लेट से, ऐसा कुछ लूप होगा अपना. तो इसका एरिया बनेगा लूप एरिया. कितना लूप एरिया बनेगा? इसका जो लूप एरिया बनेगा वो पाई आर स्क्वायर बनेगा, इजंट इट. सो ये जो पाई आर स्क्वायर के एरिया होगा और वहां से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा होगा, बी. और ये इनका एंगल भी प्रॉपर होगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे. तो बी डॉट ए करेंगे तो बी ए बन जाएगा. सो एक कॉइल से जाने वाले फ्लक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर कितने सारे कॉइल्स हैं तो टोटल कॉइल्स हमको मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू एन कर देंगे. यहाँ पर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स.
सबको टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा हर एक कॉइल से, क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप एक कॉइल बनाती है, तो उससे फ्लक्स आ रहा है, फिर दूसरे से फ्लक्स आएगा, तीसरे से फ्लक्स आएगा, और सभी सेम डायरेक्शन में इसलिए एड अप कर जाएंगे, तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये हम एन पता कर सकते हैं? यस, एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज एल, एन, तो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर उसको हम एल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बन जाएंगे, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। So capital N is total number of turns, where small n was the number of turns per unit length. सर Yes. सर पर सोलेनॉइड में तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम रहता था। ना, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं रहता था, पर यूनिट लेंथ रहता था कि एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स लग रहा है। अब देखो ना, टर्न्स आपको काउंट करना तो लेंथ वाइज काउंट करोगे ना, वॉल्यूम वाइज काउंट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको किसी रॉड है, सपोज के लिए एक रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, उस पर आपने वायरिंग की है, तो आप ये देखना चाहोगे कि एक यूनिट लेंथ पे कितनी बार टर्न अप किए गए, तो उसका वॉल्यूम से कोई कनेक्शन नहीं आएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो किससे? कंडक्टर में जो स्मॉल एन यूज किया था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हम लोग उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को सर्च किया करते थे। यहाँ पर हम लेंथ में टर्न्स को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर यूनिट लेंथ होगा। और अगर एल टोटल लेंथ है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएंगे। इससे पहले जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था, कैलकुलेट किया था, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि स्मॉल एन से अपना काम चल जा रहा था, और यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको काउंट करने का। अब इस n की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करो, तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें n आएगा विच इज स्मॉल n इंटू एल, बी आएगा विच इज म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें फाई शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या है, फाई शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, और बाकी जितना भी कुछ आने वाला है उसको हम लोग इंडक्टेंस कह देंगे। तो अपने को मिल रहा है फाई इज इक्वल टू, अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मिलेगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल एक साथ इंटू आई। और नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद दिस सेल्फ इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने को ये पता चला, ये सारी कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करेगा। उसके लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड जानने की जरूरत है, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना वो जानने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, फिर अपने को एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा। फिर इस रिलेशन को कंपेयर करोगे फाई इज इक्वल टू एल आई के साथ। जब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लोगे तो अपने को एक रिजल्ट मिल जाएगा, किसका? एल का वैल्यू। सो इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। Keep in mind कि small n is the total number of turns per unit length. I mean, number of turns per unit length. Small n is not the total number of turns, but rather number of turns per unit length. So कई बार एग्जाम में उसने ये पूछ लिया कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला पूछ लिया, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऐसा फॉर्मूला ऑप्शन बना होगा, उसको मार्क करना है। सो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये आता है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल के बराबर आता है। इस पे और भी कई सारे क्वेश्चंस बना सकता है। ऐसा बोलेगा कि एक सोलेनॉइड था, सब कुछ हमने वही रखा, रेडियस को डबल कर दिया, बताइए रेडियस को डबल करने से उसके सेल्फ इंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ा? तो क्या रेडियस के डबल करने में सेल्फ इंडक्टेंस में कोई फर्क पड़ता है? आप बोलोगे यस, क्योंकि रेडियस बदलने से ज्योमेट्री बदलेगी, साइज से बदलेंगे, डायमेंशंस बदलेंगे, तो इंडक्टेंस बदलेगा। और फिर यहाँ से हम उसको देख करके बता सकते हैं। फिर आपसे बोल सकता है कि हाँ, अगर हमने रेडियस को डबल किया तो ये 4 टाइम हो जाएगा, बाकी सब अगर कांस्टेंट रखा है तो। फिर आपसे लेंथ के बारे में बोल सकता है कि लेंथ को हमने चेंज किया है, फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ को चेंज किया है, फिर मीडियम चेंज किया है, क्योंकि म्यू नॉट मीडियम का पार्ट है, तो म्यू नॉट आर, म्यू के साथ म्यू आर भी आ जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे जो सेल्फ इंडक्टेंस है किन बातों पर डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन करंट एट ऑल, neither in the flux, neither in any other thing. So it's the arrangement of this geometrical arrangement, just like capacitor.
AF साइलेंट नॉट बाई डी हुआ करता था, उसी तरह से है। तो एक पॉपुलर रिजल्ट है और ये क्वेश्चन में कई बार आता है डायरेक्टली और कई बार इसको हमको यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो एज अ रिजल्ट हम लोग इसको याद रखने वाले हैं। नाउ इससे आपको लर्न क्या करना था, इससे आपको ये लर्न करना था कि अगर कोई भी हमको ज्योमेट्री देगा और आपसे सेल्फ इंडक्टेंस पूछेगा तो आप क्या करोगे, उस पर एक करंट को अपनी तरफ से रन कराओगे, अपनी तरफ से करंट रन कराने के बाद देखोगे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर आपको उसके इनसाइड से जाने वाले फ्लक्स को काउंट करना होगा, नंबर ऑफ लूप्स का ख्याल रखना है। सो फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और एक बार टोटल फ्लक्स आ गया तो आप देखोगे उस फ्लक्स में आई वैल्यू जरूर आ रही होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एल बोल दोगे, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल। हम लोग एनी कॉइल इन जनरल बोल रहे हैं, बट अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते हैं तो जरूर उसको पता कर सकते हैं ना। अब देखो कि इसमें कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है। सपोज के लिए कोई ऐसा बोलता है आपके पास एक रिंग है, इसका रिंग का सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। तो हमारे पास आइडिया है लेकिन कैलकुलेशन हमारे लिए उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, फ्लक्स जाएगा। क्या हम उस फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे? आप देखोगे हमको लिखना पड़ेगा बी डॉट डी ए। फिर जब आगे बढ़ोगे तो बी और डी ए अलग अलग कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि इस कॉइल के हर एक पॉइंट का हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हर एक पॉइंट का। और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम केवल सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं, बाकी किसी की जानते भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो चैलेंजिंग स्टोरीज है। तो फॉर्मूले से हम लोग फ्लक्स तो निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट, इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, आर डिस्टेंस पे जाकर के एक डी आर का स्टेप लेना चाहिए। उस डी आर पर बी पता करना होगा, फिर डी ए से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा, फिर सॉल्व करना होगा। सो आपके पास आइडिया है बट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट, सो क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड कि आप कैलकुलेट करो। हाँ, वो कैलकुलेट करके आपको दे सकता है, फिर कुछ पूछ सकता है, एक अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन आपसे नहीं डिमांड करेगा। हम लोगों ने सोलेनॉइड का ही क्यों किया, आप समझ सकते हो सोलेनॉइड का क्यों किया, क्योंकि ये इजीएस्ट था। इनसाइड से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो यूनिफॉर्म थी, दूसरा नॉन थी, और एरिया भी अपने को नॉन था। फ्लक्स निकालना आसान था, फ्लक्स निकालना आसान था, तो इंडक्टेंस निकालना आसान था, इसलिए अपने इसको कंसीडर किया। सो हम कैलकुलेट तो थ्योरेटिकली सभी का कर सकते हैं, बट अगर हमको पूरा आंसर तक निकालना पड़े, आई मीन लाइक थ्योरी हमारे पास है, सॉल्विंग हमारे पास डिफिकल्ट होती है। तो जनरली वो अरेंजमेंट आपको देगा जिसके लिए आप बी और डी ए परफॉर्म कर सको। सो सेल्फ में जनरली आपसे सोलेनॉइड के बारे में बोलेगा, उसको हम पता कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा बोले कि एज्यूम कर लो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सपोज के लिए यही क्वेश्चन था, और ऐसा बोलता है कि एज्यूम की मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम जा रही है। ठीक है, अगर आपने ऐसा बता दिया है तो फिर हम एजम्पशन के हिसाब से बी ए कर लेंगे और अपना आंसर बता देंगे। लेकिन वो फिर एजम्पशन ज्यादा ज्यादा भारी होगा, इसलिए ऐसा कुछ हार्डली बोलेगा। एनीवे, सो वी गॉट टू नो कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, हाउ टू कैलकुलेट इट, ड्यू टू द सेल्फ सेम करंट से फ्लक्स दोनों को मेजर करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सो दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कई सारे इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग एम से लिखेंगे, इसका भी यूनिट हेनरी रहेगा और ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो सारे जो इंडक्टेंस के पॉइंट्स हैं वो इसके लिए भी वैलिड है। और ये भी करंट और फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। मोर ओवर, अरेंजमेंट का मीनिंग ये होगा कि लाइक दो कॉइल्स होंगे, एक कॉइल की करंट दूसरे कॉइल के फ्लक्स को चेंज कर रही होगी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल्स का होना जरूरी है। सो लेट्स से कि अपने पास एक कॉइल ये थी और नियर बाई पे एक दूसरा कॉइल ये रखी हुई है, और लेट्स थिंक ऑफ कि ये इसका इनसाइड वाला पार्ट है और इसका भी ये इनसाइड वाला पार्ट है, और इस पर हमने करंट रन करा है। लेट्स से ये I1 है, इसको कॉइल नंबर 1 बोलते हैं, इसको कॉइल नंबर 2 बोल देते हैं।
आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो और जितना अभी तक आपने लर्न किया उसको अप्लाई करो, देन यू विल फाइंड कि अगर फर्स्ट वाली कॉइल पे करंट चल रहा है, फर्स्ट वाली कॉइल पे करंट चल रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा फर्स्ट से तो पास करेगा ही करेगा, सेकंड से भी पास करेगा। कैसे पास करेगा? अगर एक दो फील्ड लाइंस बनाऊं मैं, तो आप पाओगे कि एक फील्ड लाइन तो ये बनेगी, ये बार मैग्नेट जैसा होता है, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और कुछ ऐसे आ रही होंगी, जस्ट टू विजुलाइज। सो आप देखोगे कि जो सेकेंड कॉइल है उससे कुछ फील्ड लाइंस पास होकर के आ रहे हैं, तो अपने को देखना होता है अरेंजमेंट के क्या फील्ड लाइंस पास करेंगे, क्योंकि दोनों को हमने इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो दोनों के प्लेन्स पैरेलल है, इसलिए जरूर पास करेगी। अगर हमने कॉइल ऐसा बनाया होता है, इसी प्लेन पे बनाया होता है, स्क्रीन के प्लेन पर, तो इससे कितना फ्लक्स जाएगा? जीरो, क्योंकि फील्ड लाइंस इसके पैरेलल होकर के गुजर जाएंगे। तो अपने को ये भी देखना होता है फिगर में कि क्या वो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करके निकल रहा है, उस सरफेस से पास कर रहा है। तो अब देखो यस, इस सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है। सो आप पाओगे फाइव टू एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है। फिर आपने अगर अपने आई वन को चेंज किया, सपोज यू चेंज आई वन, तो आई वन को चेंज करने से फाइव टू की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आई वन डिसाइड कर रही होगी, और आई वन चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, तो फाइव टू चेंज होगा। हालांकि एरिया चेंज नहीं हुआ, बट फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी, सो फाइव टू चेंज होगा। सो आई वन के चेंज होने से इस कॉइल पर फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट होता है, और ये कंडक्टिंग है। सो फैराडे विल से कि इस पे करंट चल रन करना स्टार्ट करेगा, करंट रन करना स्टार्ट होगा। तो आप देखोगे कि ये चेंज होने से आई टू का बर्थ हो जाएगा, आई टू क्रिएट हो जाएगी। सो फर्स्ट में आपने करंट को रन किया, चेंज किया, सेकेंड कॉइल पे करंट रन करना स्टार्ट हो गया। किस सेंस में या किस डायरेक्शन में जाएगी वो लेंज लॉ से डिसाइड होने वाला है। अगर करंट आप बढ़ा रहे हो, फ्लक्स बढ़ा रहे हो, तो उसको काउंटर करेगा, कम कर रहे हो तो काउंटर करेगा, तो कॉज को काउंटर करता है। तो लेंज लॉ से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसका मतलब है एक लूप का फ्लक्स दूसरे लूप के करंट से लिंक होता है, और इसी लिंकेज को हम लोग म्यूचुअल कहते हैं, और इसी इंडक्टेंस को बताने के लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसको ये समझाने के लिए था कि किस तरह से फ्लक्स लिंक होता है और किस तरह से हम उसको समझते हैं। अब उसको किस तरह से लिखने वाले हैं वो समझाता मैं आपको। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आई वन करंट को हम चेंज करते हैं, तो सेकेंड कॉइल से जो लिंक वाला फ्लक्स होता है वो चेंज करना स्टार्ट हो जाता है, और उससे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, उसी से जो बनता है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इट इज, ऐसा शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ जर्नल लैंग्वेज में, इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब हम लोग डेफिनेशन बनाने जाएंगे तो फाई की वैल्यू एम आई जैसा कुछ आएगा, तो फ्लक्स लिंकेजेस ड्यू टू करंट इन दिस, ऐसा बोल सकते हैं। सो इट represents flux linked to one coil due to current in another coil, current in another coil। किसी दूसरे कॉइल पे करंट के से जो एक दूसरे कॉइल का फ्लक्स लिंक होता है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस से करते हैं। दैट मीन्स ये आई वन था, और लेट से इससे जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाइव टू है इस पर, तो जो फाइव टू फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉइल लिंक विद द करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो फाइव टू है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आई वन। क्यों प्रोपोर्शनल टू आई वन होगा? अभी हम लोगों ने जिस तरह से बात की कि अगर आई वन आप चेंज करोगे तो यहाँ से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यानी यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होने वाली है वो आई वन पर डिपेंड करती है, और फाइव टू इस मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इसका मतलब फाइव टू आई वन पर डिपेंड करता है। ये सिचुएशन आ जाएगी
और इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि जो phi 2 होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप रिमूव कर दो तो ये I1 के बराबर हो जाएगा। कई बार इसको हम लोग 2-1 लिख सकते हैं, चेंज इन द फ्लक्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ द करंट 1 जस्ट टू इंडिकेट इट, तो ये आ जाएगा। इसको आप अदरवाइज भी कर सकते थे, और में आप ऐसा कर सकते थे कि फ्लक्स थ्रो 1 इज डिपेंडेंट ऑन करंट ऑन द 2। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा phi 1 is equal to M12 I2। So either you write this way or you write this way, both are the same. That means अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख दूं तो अपने लिए फॉर्मूला का भी काम करेगा। तो आप ऐसा भी लिखो तो चलता है, ऐसा भी लिखो तो चलता है, और दोनों सेम आंसर देने वाले हैं। इसका मतलब है M12 की वैल्यू और M21 की वैल्यू बराबर होती है। दैट मीन्स अगर कभी अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो किसी भी एक कॉइल पर हम करंट को चूज कर सकते हैं और दूसरे से फ्लक्स निकाल सकते हैं। हमारा आंसर इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि किस कॉइल पर हमने करंट को चूज किया था और किस कॉइल से फ्लक्स निकाला था, क्योंकि ये जो इंडक्टेंस है ना वो इस अरेंजमेंट के बारे में बताता है। तो कितने रेडियस के कॉइल्स थे, कितने सेपरेशन पे रखे थे, उनका ओरिएंटेशन कैसा था, कौन सा मीडियम था, इसके बारे में ये बताता है। तो इसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है कि किसकी करंट को किसके फ्लक्स से आप लिंक करते हो। तो दोनों के लिए वैल्यू सेम रहती है। तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब एग्जाम में क्या करेगा कि आपको दो कॉइल्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका कैसा है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका वैल्यू क्या है। सो not only comparison but also it can also ask you to find the exact value। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। It's called mutual inductance। इन केस आपने कॉपी कर लिया तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगेन सोलेनोइड से रिलेटेड। ये भी पॉपुलर एग्जांपल है। एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है उसका फाइनल आंसर। लेट्स से आपसे बोलता है कि अपने पास दो सोलेनोइड है और ये दोनों सोलेनोइड्स सेम लेंथ के हैं। सो एक ये बड़ा वाला सोलेनोइड है लेट्स से इसकी रेडियस को हम लोग R1 बोल रहे हैं, और एक छोटा सोलेनोइड भी है जो इसके अंदर है। छोटा बोले तो उसकी रेडियस छोटी है, दैट्स ऑल। और उसकी रेडियस को हम लोग R2 बोल रहे हैं। सो 1 बाहर वाला हो गया और 2 अंदर वाला हो गया। इसका ये जो लेंथ है उसको हम लोग L बोल रहे हैं। और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, बाहर वाले का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है और अंदर वाले का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। सो 1 सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर द आउटर वन और 2 फॉर इनर वन। वो एक्सचेंज भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक अरेंजमेंट है, तो आपने दो कॉइल्स को रखा हुआ है सेम लेंथ के सोलेनोइड्स हैं, सिमेट्रिकली बीच में प्लेस्ड है। थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करेंगे तो शायद ही कोई फर्क पड़ेगा। सो वो हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे देखेंगे किसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। आपसे बोलेगा कि इस कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए। सो क्वेश्चन इज फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस of pair of solenoids।
इन पेयर ऑफ सोलेनॉइड्स में उनको रखा कैसे गया वो आपके सामने बताया जा रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बस आपको रिलेट करना है, रिलेटेड विद दिस थ्योरी। और अगर आप इसको समझ जाते हो तो आपके पास एक रिजल्ट भी आएगा, साथ ही साथ आपके पास एक प्रोसेस आएगा, और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग वही करने वाले हैं। अपने को निकालना होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। आइडिया क्या है, किसी भी एक कॉइल पर हम लोग करंट को रन कराएंगे और किसी दूसरे कॉइल के फ्लक्स को मेजर करेंगे। हम करंट फर्स्ट में भी रन करा करके सेकंड से फ्लक्स मेजर कर सकते हैं, सेकंड में रन करा करके फर्स्ट से मेजर कर सकते हैं, चॉइस अपने ऊपर है। अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो क्या आप हमको ये बता सकते हो कि हम इस केस पर किस कॉइल पर करंट लेकर के निकालना पसंद करेंगे? फर्स्ट पे करंट को रन कराएं, सेकंड से फ्लक्स मेजर करें, या फिर सेकंड में करंट को रन कराएं, फर्स्ट से मेजर करें? कौन अप्रोप्रिएट रहेगा? दोनों से आंसर सेम आएगा अगर हम प्रॉपरली उसको सॉल्व करते हैं तो, लेकिन फर्क पड़ेगा कि सॉल्विंग हमारी अलग अलग आ सकती है। तो आप देखोगे अगर फर्स्ट में आप करंट लेते हो तो सेकेंड वाली कॉइल के अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ये अपने को पता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाली कॉइल उसके इनसाइड पे लाई करती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए इजी भी रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म होती है। बट अगर हमने अंदर वाले पे करंट लिया तो उसकी वजह से हमको इनसाइड वाला तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। हालांकि आउटसाइड को हम लोगों ने रफली 0 लिया था, बट एक्चुअली सॉल्व करने के लिए फिर हमको आउटसाइड का कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। सो बेस्ट वुड बी कि हम फर्स्ट पे करंट को रन कराएं और सेकंड से फ्लक्स को मेजर करें। गुड, राइटली आइडेंटिफाइड। सो लेट्स से कि जो फर्स्ट पे करंट जाता है उसको हम लोग I1 बोलते हैं, तो ये I1 करंट हमने रन कराया। सो I1 करंट इस सभी ब्रांचेस से रन करेगा, और यहाँ पर फिर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहेंगे। सो हम phi2 निकालना चाहेंगे। सो phi2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर आपको सब लेटर्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं अब बोलेंगे तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ। phi2 क्या है? फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड सेकेंड। और ये फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड सेकेंड कितना आएगा? क्या इसकी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड। सो आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे, अगर मैं उनको ड्रॉ करूं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा। लेट्स यूज ब्लैक कलर सो दैट कि वो ब्लैक की वजह से, और अंदर से भी जा रहा होगा और यहाँ पर भी जा रहा होगा, यानी हर लोकेशन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से, B1 की वजह से, इसलिए हम B1 उसका नाम दे दे रहे हैं। अच्छा, फ्लक्स सेकंड से निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लगेगी? फर्स्ट की लगेगी, क्योंकि सेकंड में तो करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की लगेगी, यूनिफॉर्म है। फिर कितना लगेगा? एरिया लगेगा किसका? सेकंड का। फिर क्या लगेगा? फिर नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे किसके? सेकंड के, क्योंकि सेकंड के एक टर्न्स का एक एरिया होगा, एंड उसके नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे तो N2 है। तो ये हम फ्लक्स लिखने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड 2 due to current in solenoid 1. So magnetic field of the solenoid in which the current is running, that is first, number of turns of the second and the area of the second. Now यहाँ पर A2 जो है वो area of single loop है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N2 A2 टोटल एरिया, क्योंकि एक लूप का एरिया A2 है तो टोटल एरिया N2 A2 भी हो जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ और माइनर पॉइंट्स हैं। अच्छा, N2 कितना आएंगे? N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल। सेकेंड कॉइल में पर यूनिट टर्न्स कितना दिया गया? N2। तो स्मॉल N2 को L से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट Ni, N का मतलब N1, I का मतलब I1, म्यू नॉट Ni हो गया। एरिया सिंगल का कितना जाने वाला है? तो अगर हम लोग सिंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो दैट सिंगल एरिया, सिंगल लूप एरिया पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो सकता है ना। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व देख करो तो phi2 I1 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है, हमारा आंसर भी आ चुका है। तो phi2 कैन बी रिटन एज
म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर N1 N2 into L times I1. So this will become the relation of flux with the current. So flux in the second coil depend on the current in the first coil. Now mutual inductance के लिए हम लोग जानते हैं इस phi2 को कंपेयर कराएंगे कितने से MI1 से. Taking this comparison ahead, we can write कि जो mutual inductance आने वाला है that is going to be mu naught pi R2 square N1 N2 L के बराबर आ रहा है. ये भी एक रिजल्ट है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं. सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट का लगेगा, सेकंड का लगेगा, दोनों का लगेगा. लेंथ पूरा आएगा एक बार, और आर रेडियस किसका आएगा? इनर वाले का आएगा जो इनसाइड में होगा, क्योंकि फ्लक्स उसी से पास करेगा ना. अगर हम करंट इनसाइड वाले में भी चलाते हैं तो आउटसाइड वाले का देखोगे फ्लक्स केवल इसी वाले पोर्शन से जा रहा होगा, क्योंकि इसकी वजह से आउटसाइड जो फील्ड होती है वो जीरो रहती है. सो उसको यूज करके हम देखेंगे कि R2 लगेगा, दैट मीन्स इनसाइड का रेडियस लगेगा. ये अपने आप में इक्वेशन बन जाता है कि आपसे बोलेगा कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इस तरह के सोलेनॉइड में अरेंजमेंट में, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? क्या रेडियस ऑफ फर्स्ट पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ टू पर ओनली, रेडियस ऑफ बोथ पर? तो हम ऐसे देख करके बता सकते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑल दैट थिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछ सकता है N1 N2 L को देख करके, रेडियस को देख करके, तो वो भी बता सकते हैं. आंसर किस में आएगा? हेनरी में आएगा, H में आएगा. सो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है और याद रखने लायक है, और कैसे सॉल्व किया गया वो भी समझने लायक है. म्यूचुअल इंडक्टेंस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिमिलर टाइप का, जिसमें आपको एक में करंट लेकर के दूसरे से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद आप उसका आंसर करोगे. एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस वो एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं. लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक कॉइल है ये, और एक छोटा सा कॉइल आपने उसके सेंटर पे रखा हुआ है. दो कॉइल्स है. बड़े वाले कॉइल की रेडियस लेट्स से कैपिटल आर है. सेकेंड वाले कॉइल का रेडियस लेट्स से स्मॉल आर है. दोनों कोसेंट्रिक हैं, कंडक्टिंग है, लूप्स हैं. इस तरह से प्लेस की गए हैं और दोनों सेम प्लेन पे रखे हुए हैं, तो प्लेन भी इनका बताया गया. क्वेश्चन सेज फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस of two concentric coplanar circular conducting coils, each having one turn. सभी के पास सिंगल टर्न है. अगर नहीं बोलेगा तब भी हम लोग सिंगल कंसीडर करेंगे जब तक वो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताता है. आपको ये एज्यूम कर लेना है कि आर की वैल्यू मच 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 स्मॉलर है कैपिटल आर से, तो ये गिवन है. मैं एक मिनट पॉज लेता हूँ, आप कोशिश कीजिए और आप किसी एक करंट, एक लूप पर करंट को ले जाइए और फ्लक्स दूसरे से कैलकुलेट कीजिए. इस कंडीशन को आप यूज कर सकते हो. ये कंडीशन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी. उसके बाद आप फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस बता सकते हो. सभी लोग ट्राई करें. आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि किस कॉइल में करंट ले जाना आसान होगा, इजी होगा हमारे लिए. तो जिस पे इजी है उस पर ले जाइए. सो आप इसको चाहो तो 1 मान लो, थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ साथ में. ये I1 हो गया,
फर्स्ट पे करंट ले जाओ, बड़ी वाली पर, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई समथिंग लाइक, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, ये काफी है। इसके बाद में क्या आंसर आएगा हम लोग भी वेरीफाई कर लेंगे, देख लेंगे इसको। म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल पाई। ओके, सो लेट्स सॉल्व फॉर इट एंड सी की क्या होने वाला है। देखो आप क्या करोगे, आप इसमें करंट ले जा सकते हो I2 पे, लेकिन अगर आप I2 से करंट ले गए तो आपको इनसाइड और आउटसाइड की फील्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका फ्लक्स निकालने के लिए इसका एरिया लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट वाले में करंट को ले गए और सेकंड से फ्लक्स मेजर करना चाहेंगे। सो इनसाइड को मैं सेकंड बोल रहा हूँ, आउटसाइड को फर्स्ट बोल रहा हूँ। सो अच्छा, इसकी वजह से सेंटर पर कितना फील्ड आएगी बाहर वाले की, वो हम जानते हैं। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत छोटा होगा क्योंकि स्मॉल और बहुत छोटा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, वो ऑलमोस्ट वही आएगी जो सेंटर पर होती है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का अप्रोक्सीमेशन आपको देगा। उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन को ये करना है कि इसके इंटायर स्पेस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, और ये वही है जो सेंटर पे हुआ करती है, इसलिए वो रेडियस को छोटा बोला है। तो आइडियली हम लोग ऐसा करेंगे, फाई 2 शुड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिकॉज ऑफ B1 डॉट DA1। तो फर्स्ट सेकंड का एरिया लगेगा और फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ना B1 तो एक्चुअली बदलेगा, लेकिन सिंस R बहुत छोटा है तो हम इस B1 को यूनिफॉर्म पकड़ सकते हैं। तो फाई 2 को हम ऑलमोस्ट B1 इंटू A2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि R की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब ये जस्ट लाइक पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा होगा। और B1 को क्या यूज करेंगे, B1 की वैल्यू सेंटर वाली पॉइंट फील्ड के बराबर बता देंगे। और किसी भी कॉइल के सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट द करंट डिवाइड बाय ट्वाइस इनटू द रेडियस। रेडियस मतलब कैपिटल R। एरिया कितना होगा, एरिया इसी का लगेगा, तो पाई R स्क्वायर। ये अपना फाई 2 हो गया। अब इस फाई 2 को अगर आप रीराइट करो तो फाई 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई स्मॉल R स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स कैपिटल R। और साथ में कौन सा करंट, करंट फर्स्ट का। एक्सप्रेशन अपने को मिल गया। अब आप इसको कंपेयर कर लो, फाई 2 की जो वैल्यू होती है M इंटू I1 से। व्हेन यू कंपेयर इट यू विल फाइंड कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इस अरेंजमेंट का, वो म्यू नॉट पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R के बराबर है। ये हमारे लिए एक आंसर बन जाएगा। आपने म्यू नॉट पाई R स्क्वायर अपॉन 2R जैसा कुछ लोगों ने बताया है, गुड। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इवन एडवांस में भी उसने ऐसा पूछा हुआ है। तो लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये रहेगा कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हम एक में कॉइल को लेके जाते हैं, दूसरे में कॉइल को दूसरे से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फ्लक्स को, और करंट के साथ लिंक कर देते हैं। इट्स गुड टू सी कि आप में कुछ लोगों ने आंसर दिया। इसका मतलब आपको पैरेलल लर्निंग एबिलिटी आ रही है। अगर मैं इसमें एक माइनर से चेंज करता हूं तो क्या आप तब भी आंसर दे पाएंगे? अगर आपने तब भी आंसर दे दिया तो मेरे को ये पता चलेगा कि आपका विजुअलाइजेशन भी प्रॉपर जा रहा है। लेट्स से सेम अरेंजमेंट है, सेम डायमेंशंस हैं, इस अरेंजमेंट में एक माइनर से चेंज मैं कर रहा हूँ। दैट मीन्स वो कॉन्सेंट्रिक तो रहते हैं लेकिन प्लेनर हम लोग चेंज करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक्सिस थी, यानी छोटी वाली लूप को उसके डायमीटर के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री से टर्न कर दिया है। मतलब उसका जो प्लेन है अब स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गया, जो कि पहले स्क्रीन के पैरेलल था। तो अगर हम इनसाइड वाली कॉइल को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री से, और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं हाउ मच म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, तो क्या आप बता पाएंगे? एक आंसर 0 आया हुआ है। गुड।
सो इसका मतलब है आप बता पाएंगे क्यों? क्योंकि उस समय आपको पता चलेगा बी डॉट डी ए करना होता है, तो बी डॉट डी ए 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो 0 हो जाएगा। और अगर फ्लक्स का लिंकेज कम हो गया तो हमारा 0 हो गया, तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और अगर हमने ये परपेंडिकुलर ना करके 60 डिग्री किया होता तो भी एक आंसर आता, लेकिन इससे कम आता, cos 60 का फैक्टर आ जाता है, isn't it? तो पॉइंट इज, आपका आंसर करेक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए हमको देखना होता है फ्लक्स कितना स्ट्रांगली लिंक है। दैट मीन्स अगर फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा लिंक है, दैट मीन्स बी और डी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अगर फ्लक्स जीरो लिंक है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फ्लक्स लिंकेजेस पर डिपेंड करती है। अब आप बोलोगे कि सर अभी आपने बोला था ये तो फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर ये कैसा? ये यस, ये करंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ है कि जो फ्लक्स को लिंक ही नहीं कर पा रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा 0 हो जाएगा। अगर कम लिंक कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा, अगर मैक्सिमम लिंक कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। तो लिंकेज पर डिपेंड करता है, और वो हम लोग यहाँ से देख पाए कि जैसे हमने 90 डिग्री पे टर्न किया, किसी एक को 90 डिग्री पे टर्न कर दोगे, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर करोगे, तो दूसरे से लिंकेज खत्म हो जाएगा फ्लक्स का, और हमारा आंसर 0 हो जाएगा। 0 विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसी पर, इसी आर्गुमेंट या इसी स्टेटमेंट या इसी लर्निंग पर बेस्ड एक बार उसने मेंस या एडवांस में आईआईटी में क्वेश्चन पूछा। सो उसका आप आंसर दे दोगे। उसने बोला कि मैं आपको कुछ अरेंजमेंट्स दे रहा हूँ, हमारे पास दो कॉइल्स हैं, हम दो कॉइल्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं, और अपने को कंपेयर करना उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस। कंपेयर म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसको अपने को कंपेयर करना है, किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, और समथिंग लाइक दैट। दो कॉइल्स को उसने कुछ ऐसे अरेंजमेंट दिखाया कि एक कॉइल हमने ऐसा रखा हुआ है और एक बड़ी कॉइल को हमने ऐसा रखा हुआ है। फिर उसने बोला कि एक कॉइल हमने ऐसा रखा हुआ है और दूसरे को हमने इस वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है, इस तरह से। ये सेम है, मतलब दो कॉइल्स को हम अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। एक थर्ड अरेंजमेंट ये बना दिया, एक कॉइल रखी हुई है। थर्ड अरेंजमेंट बनाना मेरे लिए भारी पड़ रहा है वहां पे, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। थर्ड अरेंजमेंट उसने यहाँ पे बनाया। इसके लिए उसने बोला कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है, इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 है, इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस M3 है। एटलीस्ट कंपेयर करना तो लोग भी कर लेंगे। क्या हमको ये बता सकते हो कि इस तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? विच M विल हैव हाईएस्ट वैल्यू? ये तो हम बता सकते हैं, और फिर हम लिस्ट भी बता सकते हैं, फिर हम मिड वाला बता लेंगे, फिर अपना कंपैरिजन हो जाएगा। आप देखोगे कि किसी एक कॉइल पर अगर करंट लेकर के जाओ और फिर दूसरे से फ्लक्स मेजर करो और चेक करो कि किसमें मैक्सिमम लिंकेजेस आपको मिलने वाली है, किसमें फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पास होने वाले हैं, तो आप वन आपको जम रहा होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन पर दिखाए गए हैं, पैरेलल प्लेन्स हैं बेसिकली। तो इस पर अगर हमने कोई करंट ले गया तो इसका फील्ड लाइंस इसको पेनिट्रेट करके निकलेगा, तो इससे फ्लक्स लिंकेज्ड है। जबकि इस पे कोई फ्लक्स लिंकेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर केस है, तो ये तो जीरो वाला केस हो जाएगा। इस वाले में देखोगे यहाँ की फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, यहाँ की फील्ड लाइंस इधर जाएंगी, आपको पता है क्लोज लूप के फॉर्म में होता है, तो कुछ ऐसा जाएगा, कोई ना कोई फील्ड लाइंस ऐसा कभी ना कभी कट करके निकल रहा होगा। तो इस पर भी जाएगा, लेकिन बहुत फीबल अमाउंट का जाएगा। इस पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इस पर मैक्सिमम जाएगा। अगर हम मैक्सिमम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बोलेंगे कि M1 is going to have the max value and M2 will have zero value, M3 will have somewhere in between. So comparison will say M1 should be greater than M3 and M2 should be less than all. सब अपना आंसर आ जाएगा। चार ऑप्शन देगा, उसमें से ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको हम बता सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। So we can see the arrangement, then we can see whether the flux from one is going through second. If it is strongly linked, yes, more M value. If it is weakly linked,
lesser m value if there's no linkages m is 0, m हो या फिर l हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते हैं। तो जिस तरह से कैपेसिटेंस आपका पॉजिटिव रहता है उसी तरह से इंडक्टेंस भी पॉजिटिव रहता है, सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो कभी इनको कंपेयर करना हो तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि कोई नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, सो इसका मतलब 0 इज गोइंग टू बी द लीस्ट। Okay, so you have learned what is self-inductance, what is mutual inductance, how we can find the values, और how we can think of कि फ्लक्स से कैसा लिंकेजेस चल रहा है। एक बार आपने इतना पढ़ लिया तो हम लोग अब इंडक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। आई मीन लाइक वी कैन टॉक अबाउट कि इसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ने के बाद कैपेसिटर को सर्किट में यूज करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम लोग इंडक्टेंस निकालना लर्न कर लिए, तो उसको सर्किट में यूज करेंगे। मोस्टली सर्किट में हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। जैसे कैपेसिटर वहां पे बोलता था, तो इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक डिवाइस होती है, जैसे कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, और ये करंट को स्टोर करता है, जैसे कि वो चार्ज को स्टोर करता था। वो चार्ज, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी रखता था। इंडक्टर करंट को स्टोर करके, आई मीन करंट को स्टोर करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या वेग लगेगा, तो करंट की वजह से इसके पास, ऐसा बोलो, करंट की वजह से इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कई बार इसको हम लोग एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। तो एनर्जी के टर्म में ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग भी समझेंगे कभी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी हुआ करती थी, उस सिमिलरली ये होती है, उसको स्टोर करता है। या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, फील्ड को ओमिट कर सकते हैं। और किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ करंट। सो करंट के बेसिस पर ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करता है। तो दैट्स लाइक, इट्स वेरी लाइक टू द कैपेसिटर, वो चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी रखता था, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी रखता है। और इंडक्टर को हम लोग इंडक्टेंस से मेजर करते हैं। सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं? सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्प्रिंग जैसा दिखा सकते हो आप। और इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ए दूसरा बी नाम दे सकते हो। इस पे कोई करंट रन कर रहा होता है, तो जब ये करंट रन कर रहा होता है आई, और ये एल से डिनोट किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बेसिक बताया था। जिस तरफ से करंट आ रहा होता है वो हायर टर्मिनल होता है, जिस तरफ जा रहा होता है वो लोअर टर्मिनल होता है। और इस पे करंट को टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब करंट टाइम के साथ चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लक्स है, अगर हम कॉन्सेप्ट को रिलेट करें, तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? एल आई के बराबर होगा। ये अभी हम लोगों ने लर्न किया कि फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज इंडक्टर का इंडक्टेंस, आई इज द करंट। फिर आप जाओगे एज पर द फैराडेज लॉ, सिंस हम लोग जानते हैं कि फैराडे के लॉ के हिसाब से ई की वैल्यू माइनस डी फाइव बाई डी टी होती है। सो इन दोनों को जब आप आपस में यूज करोगे तो अपने को पता चलेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मींस ये बैटरी जैसा बिहेव करेगा, ये खुद की बैटरी लेकर के आएगा। तो इस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके क्रॉस आने वाला है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू बी माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ फाइव। फाइव की जगह हम लोग एल आई लिख सकते हैं। म्यूचुअल वाला केस होगा तो एम आई लिख देंगे, लेकिन मोस्टली आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेगा। म्यूचुअल को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। सो एल कैसा रहता है? एल टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, एल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका सेम अरेंजमेंट है कि डिवाइस है ना, तो जो भी आपकी ये डिवाइस है वो बार बार उसका स्ट्रक्चर आप चेंज करते नहीं हो, जो भी कॉइल लगाई गई है वो फिक्स है, मतलब एल टाइम के साथ नहीं बदलेगा। तो एल इज अ कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो म्यूचुअल इंडक्ट सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो अपने को ईएमएफ आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ये आ जाता है।
जब कभी कहीं इंडक्टर मिलेगा तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी बाई डी टी से हम लोग यूज करेंगे। अगेन ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन इस ईएमएफ के साइन के बारे में बताएगा। मतलब अगर हमारा करंट बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ रहा होगा तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो ईएमएफ ऐसा लगेगा कि उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर करंट इंक्रीजिंग होगा, सपोज के लिए इंक्रीजिंग करंट है, तो ये ऐसा बैटरी की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स इस आने वाली करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। और अगर हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है अब उस करंट को सपोर्ट करेगा, तो ये कुछ ऐसी बैटरी बना देगा, तो और भी करंट को सप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो ये डिवाइस बैटरी जैसा बिहेव करता है, और डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से करंट चेंज कर रहा है उस तरह से अपना पोलैरिटी चेंज करता है। अगर करंट कांस्टेंट है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा। सो ईएमएफ तभी तक रहने वाला है जब तक करंट रहता है, करंट खत्म तो ईएमएफ, करंट कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाता है। करंट जब तक वेरी करता है जब तक इस पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। So this minus sign says it opposes the change in the current. If current increases, it tries to decrease. If current decreases, it tries to increase. Just like हम लोगों ने फ्लक्स को समझा था, उसी पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अच्छा, उसको सर्किट में कैसे यूज करते हैं, तो हम माइनस एल डी बाई डी टी ना लिख करके इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दिस इज ड्रॉप, सो दिस ड्रॉप इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल डी बाई डी टी। नाउ व्हाई दिस इज एल डी बाई डी टी, क्यों, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस था जबकि ये पोटेंशियल ड्रॉप था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप में एक रिलेशन होता है माइनस का, तो सिंस ये ड्रॉप है इसलिए माइनस लगाने का अपने को, तो एक माइनस यहाँ पे लगाओगे तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, कॉमन सेंस। तो अपने को क्या याद रखना है कि जब किसी सर्किट पर इंडक्टर लगा होगा और हमको पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की जरूरत पड़ती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी, हायर माइनस लोअर, बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग एल डी आई बाई डी टी से लगा देंगे। जैसे कि कैपेसिटेंस में हम लोग V इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिखा करते थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, और आपको करंट देगा, एल देगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। और इंडक्टर के बारे में पता चला, ये एनर्जी स्टोर करता है, कितना एनर्जी स्टोर करता है वी विल लर्न, वी विल फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोरेज। और अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ अक्रॉस इट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई स्टेप आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए, लेट मी नो, इफ यू आर गेटिंग दैट्स परफेक्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इससे यूज टू हो जाएं और बता सके कि कितना ईएमएफ आ रहा है एंड ऑल दैट। क्या भी सिंपल एग्जांपल पिक करते हैं, और इक्वेशन भी सिंपल रहते हैं अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आया तो, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट। लेट से अगर आपसे ऐसा बोलता है कि आपके पास एक इंडक्टर है और एक ये रेजिस्टेंस है और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड है, अपने को नहीं बताया उसने सोर्स, इस तरह से सोर्स है कि इसका आप इसको करंट सोर्स भी समझ सकते हो, इसके इससे पास होने वाले करंट के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन है, तो ये करंट अपने को बताई जा रही है। ये इंडक्टेंस है L, ये रेजिस्टेंस है R। इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, लेट्स से वो 2 हेनरी है, जनरली मिली हेनरीज में रहता है, यहाँ पे मैं हेनरी वर्ड यूज कर रहा हूँ। आर की वैल्यू लेट से 100 ओम है, और ये कोई डिवाइस है या सोर्स है। करंट के बारे में आपको बताता है, इफ I इज इक्वल टू I नॉट विच इज अ कांस्टेंट, उसको नाम दे देते हैं, लेट्स से I नॉट इज 5 एम्पियर एंड
साइन 50t, सारा कुछ ऐसा यूनिट में, लेट से एम्पियर. So let if I is equal to this, flows through the source then find. अपने को कुछ पता करना है. पहला ये पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर. इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये अपने को पता करना है. जनरल एक्सप्रेशन, दैट मीन्स अगर कुछ टाइम नहीं बोला है तो फंक्शन ऑफ टाइम बताएंगे, चलेगा. So how much the potential difference across this inductor is going to be. So इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस वाला या ड्रॉप वाला, उसको आप अप्लाई कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा. तो आप सॉल्व कर रहे होगे, गूगली मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपका आंसर आ जाएगा. आप जानते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, इसको हम ड्रॉप अगर बोलते हैं तो एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं. ये ड्रॉप लिखा जा रहा है. माइनस एल डी आई बाई डी टी भी लिख सकते हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो आइडियली पोटेंशियल डिफरेंस हमको माइनस डी आई बाई डी टी लिखना चाहिए. ठीक है, वो ऑप्शन देख करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं. सो अपने पास ये एल एल है और डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डी आई बाई डी टी का मतलब हुआ डी अपॉन डी टी ऑफ आई. आई कितना दिया गया, 5 साइन 50t. आगे बढ़ते हैं. सो एल इज इंडक्टेंस विच इज 2 हेनरी, दिस इज 5. साइन का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कोसाइन में बन जाएगा, कोसाइन 50t आएगा. फिर 50 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल. ये 10 हो जाएगा तो ये 500 बन जाएगा. सो दैट्स गोइंग टू बी 500 cos 50t. This is going to be the potential difference across what? Across inductor. So 500 cos 50t आएगा. प्लस माइनस आप देख सकते हो कि आप ड्रॉप बता रहे हो या डिफरेंस बता रहे हो, क्या बता रहे हो. तो ये ड्रॉप बताएगा. डिफरेंस में माइनस लगा दोगे क्योंकि आप जानते हो कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है. तो ये जो लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो लिखा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों को समझ के रखने का. लिख देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी. दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और ये लिखा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप. So potential drop is going to be this much. Anyway, ये आके निकल के आ गया, अपना आंसर हो गया. और आपसे किसी भी टाइम को देकर के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ सकता है तो वो भी बता दोगे. तो लेट्स से कि हम इसका बी पार्ट लगाते हैं. बी पार्ट में आपसे कुछ ऐसा पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सोर्स. अपने को सोर्स के अक्रॉस बताना है एट टी इक्वल टू, ये टी इक्वल टू 0 की स्टोरी थी तो 0 से आपको दिया गया है. और टी इक्वल टू अपने को चूज करना है पाई बाई 100. सो पाई बाई 100 सेकेंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, किसके अक्रॉस, सोर्स के अक्रॉस. तो ये सर्किट्स के लॉज हैं, किरचॉफ्स लॉज हैं. आप पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस निकालो, इसके क्रॉस निकालो, इसके क्रॉस निकालो, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि वो सब मिलकर के 0 हो जाएंगे. फिर आप एल के क्रॉस निकाल लोगे, आर के क्रॉस निकालोगे क्योंकि आपको एल और आर की वैल्यू आपको बताई गई है, तो टोटल निकल करके आ जाएगा. तो बेसिकली हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि लेट्स अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ. तो ये प्लस टर्मिनल आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा कि करंट इधर जा रही है, ये माइनस आएगा. और इसका प्लस माइनस कुछ ऐसा रहा होगा. तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पोटेंशियल अक्रॉस एल, ड्रॉप लिख दिया मैंने, प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सोर्स. तो सभी के ड्रॉप्स को हम एक रिलेशन बना सकते हैं ना. अपने को पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सोर्स चाहिए तो वीएल पता करना होगा.
अभी आपने देखा VL किसी भी टाइम पर आपको पता है कितना है 500 cos 50t, t की वैल्यू रख देते हैं π/100। तो जब π/100 रखोगे तो π/2 बन जाएगा। cos π/2 0 होता है। इसका मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप बात कर रहे हो, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब आप VR भी कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो सिंपली IR होता है। I कितना दिया गया है 5 sin 50t, t की वैल्यू π/100 इंटू R इज 100। सो यू विल फाइंड कि ये साइन π/2 1 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। सो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी निकाल पा रहे हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडक्टेंस के अक्रॉस निकाल पा रहे हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सोर्स के अक्रॉस निकाल देंगे। तो सोर्स के अक्रॉस आएगा VL जो कि 0 था, VR जो कि 500 था, तो हमारा आंसर कितना आ गया 500 वोल्ट आ जाएगा। डन, दिस हाउ वी कैन गेट आवर आंसर्स। सो you'll फाइंड कि अगर अपने को किरचॉफ्स लॉज आते हैं, सर्किट सॉल्विंग आती है, तो ये नया इंट्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया डिवाइस है और उस डिवाइस या एलिमेंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहता है उसका फॉर्मूला भी अपने पास है। दोनों को यूज करके हम लोग आंसर बता सकते हैं। सो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्टिकुलरली इंडक्टेंस इंडक्टर्स के यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि RL सर्किट क्या होता है। एक सर्किट बनाया करेंगे जिसमें LR होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक L बनाया, फिर R बनाया और इसको एक स्विच से कनेक्ट करेंगे। और इनिशियली हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अभी हम लोग AC में नहीं है, DC पर है, तो हमारे पास सिंपल सी बैटरी रही होगी। लेट से कोई EMF रहा होगा, ये सोर्स स्विच रहा होगा, ये L होगा, ये R होगा। इसका नाम होगा LR सर्किट, जैसे RC सर्किट हुआ करता था, LR सर्किट। इस LR सर्किट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे ही अगर t=0 पर आप इसको क्लोज करते हो तो करंट कैसे बिल्डअप होता है। आपने देखा था कैपेसिटेंस में कैसे चार्ज बिल्डअप होता है, तो इसमें करंट कैसे बिल्डअप होता है और आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद इसमें कितना करंट चलने वाला है, इनिशियली जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कितना चलने वाला है, उनके ग्राफ्स कैसे जाते हैं। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ LR सर्किट या फिर ग्रोथ ऑफ करंट। इसको दूसरी हेडिंग से भी पढ़ा जाता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ करंट। तो ये अपना नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है कि LR सर्किट में करंट किस तरह से ग्रो करती है और व्हाट द फाइनल वैल्यू इट अचीव्स, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में बैटरी को हटा देंगे तो फिर डिके ऑफ करंट पढ़ेंगे कि करंट किस तरह से डिके करती है। जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सिमिलरली ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो इंडक्टर में करेंट्स के बारे में, जस्ट लाइक कैपेसिटर में चार्ज के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, रफली हाफ एन आवर में हम लोग इसको कवर कर लेंगे और 40 मिनट्स में दोनों पार्ट हो जाएंगे। तो LR सर्किट हमारा हो जाएगा। सो हमारे पास कौन कौन से सर्किट हो जाएंगे, केवल प्योरली रेजिस्टेंस वाले सर्किट हम सॉल्व करना जानते हैं, RC सर्किट को सॉल्व करना जानते हैं, और अब हम लोग LR सर्किट को सॉल्व करना भी सीख लेंगे। फिर इसके बाद में फाइनल आ जाएगा RLC। तीनों अगर एक साथ लगे होंगे तो क्या होने वाला है, उसको भी लर्न कर लेंगे। सो फिर हमारा सर्किट सॉल्विंग की पूरी कैपेबिलिटीज रेडी हो जाएंगी। फिर वो रेजिस्टेंस दे, कैपेसिटर्स दे, दोनों दे, कोई भी एक दे, चलता है, हम उसको सॉल्व करके आंसर बता देंगे। ओके, सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और इन पॉइंट्स को आप एक बार डिटेल में समझो, रिवाइज करो। कंसर्न आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। कोई क्विक क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। Okay, so there's nothing to ask. And I will send this PDF. You will make your notes and revise it. Next class में आगे बढ़ेंगे. Thank you everyone then. See you in the next lecture. Have a good time.